Hello everyone, I hope you all will be good. Welcome to the next lecture in the series for pestle analysis. हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जिसमें हमने जीडीपी को इन डिटेल देखा था और हमने ये कहा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या होती है। जब आप एक कंट्री के लेवल पे, एक रीजन के लेवल पे आप इकोनॉमी को डील करते हो, पैसे के आउटफ्लो इनफ्लो को और पैसे की रेगुलेशन को डील करते हो, तो दैट इज योर इकोनॉमी। हमने ये कहा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में तीन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाया जाता है। नंबर वन जीडीपी, नंबर टू इन्फ्लेशन एंड नंबर थ्री एम्प्लॉयमेंट। हमने जीडीपी के बारे में बात कर ली थी। आज का जो लेक्चर है दैट इज ऑल अबाउट इन्फ्लेशन। हमने ये देखना है कि कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स का एम होता है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे। राइट, हमने ये पढ़ना है कि कैसे मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर हम ये देखते हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना जो है वो कैसे पॉसिबल है। उसके लिए दो टर्मिनोलॉजीज को याद रखना और समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि व्हाट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कहते हैं इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ टाइम पीरियड। ठीक है, इन्फ्लेशन होती है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ टाइम पीरियड। वक्त के साथ साथ जब आपकी चीजों में और आपकी सर्विसेज में इंक्रीज आएगा इन टर्म्स ऑफ प्राइस, उसको हम कहेंगे इन्फ्लेशन। यानी आज अगर आपको एक चीज, यू आर गेटिंग अ थिंग इन $10, एक साल बाद जब वो $12 की मिलेगी, 2 साल बाद $14 की, एंड देन 16 एंड देन 18। तो ये जो ओवर द टाइम उसकी प्राइस में इंक्रीज आ रहा है, तो वी वुड से दिस इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के ऑपोजिट एक टर्म होती है दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशन। सो हम इसी डेफिनेशन को अगर ऑपोजिट कर दें, सो दैट इज गोइंग टू बी डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ टाइम। ठीक है, इन्फ्लेशन होती है कि जब आपकी जो भी चीजें हैं जो आप बेच रहे हैं या जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर उसकी प्राइस में ओवर द टाइम इंक्रीज आता है तो दैट इज योर इन्फ्लेशन। एंड अगर उसकी प्राइस में डिक्रीज आता है तो दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशन। कहते हैं कि प्राइस इन्फ्लेशन को हम बेसिकली मेजर कर सकते हैं बाय द प्राइस चेंज इन अ टिपिकल बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम। मैं ये बात यहाँ लिख देता हूँ। हम ये कहते हैं कि प्राइस चेंज और इन्फ्लेशन कैन बी मेजर्ड by the price change in a typical basket. In a typical basket of goods and services. राइट, इसका क्या मतलब है? वो कहता है कि एक बास्केट का मतलब है कि आप, लेट्स से फॉर एग्जांपल, कि जब आप अपने घर के लिए यू डू ग्रोसरीज एंड यू डू शॉपिंग, सो दैट इज कॉल्ड अ टिपिकल बास्केट, कि जिसमें आप अपनी डेली लाइफ की जो चीजें हैं वो खरीद रहे होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आज आप कितने की खरीद रहे हैं, एक साल बाद कितने की खरीद रहे हैं, 2 साल बाद कितने की खरीद रहे हैं, इस एनालिसिस को हम इन्फ्लेशन के नाम दे सकते हैं, या इस एनालिसिस को हम कहते हैं प्राइस चेंज। ठीक है, हम ये देखते हैं कि अच्छा, अगर हम जो है लेट्स से फ्लावर, शुगर एंड सॉल्ट, अगर हम ये तीन चीजों की बात करें, ये हम आज से 2 साल पहले कितने की खरीद रहे थे, एक साल पहले कितने की खरीद रहे थे, और आज हम कितने की खरीद रहे हैं, तो इनकी प्राइस को ओवर द टाइम मेजर करना, दैट इज कॉल्ड प्राइस चेंज। और ये प्राइस चेंज अगर इंक्रीज हो रहा है तो दैट विल बी इन्फ्लेशन, और अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो दैट विल बी डिफ्लेशन। राइट, देन हम इसके बाद बात करते हैं कि अच्छा, हमें ये तो पता चल गया कि इन्फ्लेशन होती है प्राइस इंक्रीज ओवर द टाइम, एंड डिफ्लेशन होती है प्राइस डिक्रीज ओवर द टाइम। बट हमने ये देखना है कि हम अपनी इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करेंगे। हमने ये देखना है कि हम अपनी इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं। तो इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हमने चार चीजों की बात, या चार कॉन्सेप्ट्स को हमने समझना है। दैट इज योर करंट प्राइस and current price index, your base year index and base year price। ठीक है, ये चार चीजें हमने समझनी है जब हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। हम ये कहते हैं करंट प्राइस का क्या मतलब है कि प्राइस एट प्रेजेंट।
कि अभी जो आपकी प्राइस है वो क्या है, यानी करंटली जो आपकी प्राइस है, यानी आज के जमाने में आज के टाइम पे जो आपकी चीज की प्राइस है, दैट इज गोइंग टू बी योर करंट प्राइस। एंड बेस ईयर प्राइस क्या है? प्राइस एट बेस ईयर, और यू कैन से दैट इज बीन टेकन, that has been assumed as the year for comparison, राइट? बेस ईयर आपका हो जाएगा वो वाला साल जिसके साथ आपने कंपेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं 2001 को कंपेयर करता हूँ 2025 के साथ, तो 2025 मेरा करंट ईयर हो जाएगा क्योंकि दैट इज माई प्रेजेंट, राइट? 2001 मेरा बेस ईयर हो जाएगा क्योंकि मैं 2025 को 2001 के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, यानी 2001 में जो भी चीजें थी प्राइस के लिहाज से, उसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ 2025 के साथ। अब 2001 में जो मेरे पास इन्फ्लेशन इंडेक्स होगा या बेस ईयर इंडेक्स होगा, उसको मैं कहूंगा बेस ईयर इंडेक्स, या हम इन्फ्लेशन इंडेक्स भी कह सकते हैं, या उस वक्त जो महंगाई की शरह होगी, जो महंगाई का परसेंटेज होगा, दैट इज गोइंग टू बी योर बेस ईयर इंडेक्स। एंड याद रखिएगा, बेस ईयर इंडेक्स इज ऑलवेज 100। इसको हम हमेशा क्या कंसिडर करते हैं? हम इसको 100 करते हैं। एंड ये कैलकुलेट किया जाता है करंट प्राइस इंडेक्स। करंट प्राइस इंडेक्स का मतलब है कि आज के वक्त में आपकी इन्फ्लेशन कितनी इंक्रीज हुई है, राइट? सो हम यूं कह सकते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स एट करंट ईयर। इन चारों को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स से मैं ये कहता हूँ मेरा जो बेस ईयर है दैट इज 2001, जो मैंने भी आपको एग्जांपल दी, एंड मेरा जो करंट ईयर है, sorry, my current year is, my current year is 20, or we can say 2005, right? My base year आप इंडेक्स आपको पता है कि कौन सा कंसिडर होगा, दैट इज गोइंग टू बी 100। आपने फाइंड करना है करंट ईयर का इंडेक्स, करंट ईयर इंडेक्स, ठीक है? और आपको जो बेस ईयर 2001 हो गया, बेस ईयर में जो आपकी लेट्स से आपका जो कॉस्ट आ रही है, दैट इज गोइंग टू बी रेवेन्यू की, चलो जो भी आप कंसिडर करना चाहो, दैट इज लेट्स से 10,000। और करंट ईयर में लेट्स से हम कहते हैं कि इट इज 15,000, राइट? तो हम फाइंड करना चाहते हैं कि अच्छा, बेस ईयर में आपकी एक चीज की कॉस्ट 10,000 और इंडेक्स हमें पता है वो होता है 100। करंट ईयर में उस चीज की कॉस्ट हो गई है 15,000, और आपने फाइंड करना है कि आज के जमाने में, आज 2005 में उसका करंट ईयर इंडेक्स क्या है, यानी इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है। तो हम इसका फॉर्मूला यहाँ पुट करते हैं कि करंट ईयर इंडेक्स ये बेसिकली इक्वल होता है आपके करंट प्राइस डिवाइडेड बाय बेस प्राइस मल्टीप्लाई बाय बेस ईयर, सॉरी बेस ईयर इंडेक्स, ठीक है? तो अगर हम इसमें वैल्यूज अप्लाई करें तो देखिए, करंट प्राइस आपकी कितनी है? 10,000, सॉरी करंट प्राइस है आपकी 15,000, डिवाइडेड बाय बेस प्राइस है आपकी 10,000, मल्टीप्लाई बाय बेस ईयर आपको मैंने बता दिया था दैट इज 100। अब हम इसी को अगर मैं फॉर्मूला में पुट करूं, 15,000 divided by 10,000 multiply by 100, so that is going to be 150। दिस मीन्स कि आपका करंट ईयर इंडेक्स जो है वो 50% या 50 टाइम्स ज्यादा है आपके बेस ईयर से, ठीक है? तो वी कैन से कि आपका जो करंट ईयर इंडेक्स है वो हाफ द बेस ईयर इंडेक्स इंक्रीज हो चुका है। आपका करंट ईयर इंडेक्स जो है वो आपका वन, या आप यूं कह लो कि वो 150 टाइम्स है आपके बेस ईयर से। बेस ईयर अगर 100 है, करंट ईयर 150 है, तो दिस मीन्स 50 टाइम्स का इंक्रीज जो है वो आपका आ चुका है आपके करंट ईयर इंडेक्स, राइट? सो दिस इज हाउ आप अपनी करंट ईयर की इन्फ्लेशन मेजर करते हो, ठीक है? तो दिस दिस इज समथिंग जो इतना टेस्ट नहीं होता एग्जाम में,
अब दिस इज मोर रिलेटेड टू योर एफएमए, बट अगर हम बात करें इस सब्जेक्ट की, तो इसमें ये चीज जस्ट फॉर योर नॉलेज है, बट हार्डली इसका कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन आएगा। अब मोस्ट लाइकली टेस्ट नहीं होता, बट जस्ट फॉर द थ्योरी पर्पस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक इन्फ्लेशन को मैयर करने के लिए हम कैसे बेस ईयर एंड करंट ईयर के इंडेक्सेस को मैयर करते हैं। इंडेक्स बेसिकली होता है कि उस वक्त या उस जमाने में आपकी इन्फ्लेशन कितनी हाइट्स पर है या कितने परसेंट तक इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट कि हम कैसे अपनी इन्फ्लेशन जो है वो मैयर करते हैं। तो देखें, ये जो आपका करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स है, ये आपको बताता है कि इतना इंक्रीज आ चुका है आपके प्राइस इंडेक्स में। ठीक है, अगर आपने इसका चेंज भी फाइंड करना है, तो चेंज कैसे फाइंड करोगे? 150 को 100 पे डिवाइड कर दो, और 150 को 100 से माइनस, जो आपका डिफरेंस है ना, आप इसको यूं देख लो कि अगर आपने चेंज इसका फाइंड करना है, राइट, तो चेंज फाइंड करने के लिए देखो, आपका 150 यानी आपका जो करंट ईयर है उसमें से 100 माइनस कर दो, और डिवाइड बाय अगर आप 100 कर दो, दैट इज गोइंग टू बी, सॉरी, दैट इज गोइंग टू बी, आप उसको कैलकुलेट कर लो, तो दैट इज गोइंग टू बी 50 डिवाइडेड बाय 100। तो दिस मीन्स कि 0.5 जो है आपका, यानी 50% जो है वो इंक्रीज आ चुका है। आपकी जो चीजें हैं उनका रेट 50% इंक्रीज हो गया है। यानी अगर आपको 2001 में जो चीज $100 की मिल रही थी, आज वो चीज आपको $150 की मिल गई है, उसकी प्राइस में 0.5% या हाफ द ओरिजिनल प्राइस जो है वो इंक्रीज आ चुका है। राइट, सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू मेजर योर इन्फ्लेशन। तो अभी तक हमने इन्फ्लेशन की बात की और इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं उसकी बात की। अब हम इसमें आगे बात करते हैं और अब हम ये देखते हैं कि इन्फ्लेशन इन द वेरी फर्स्ट प्लेस होती क्यों है। सो लेट्स टॉक अबाउट कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, हम इसमें ये बात करते हैं कि इन्फ्लेशन होती क्यों है, एंड कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो कंसिडर होती है। तो याद रखिएगा, इन्फ्लेशन दो रीजंस की वजह से कंसिडर की जाती है, जिसमें सबसे पहला जो रीजन है, दैट इज डिमांड पुश, सॉरी, डिमांड पुल रीजन। और जो दूसरा रीजन है, दैट इज कॉस्ट पुश। आपकी इन्फ्लेशन दो वजह से कंसिडर की जाती है, या दो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन होते हैं। एक होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एंड एक होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अगर हम सबसे पहले बात करें डिमांड पुल इन्फ्लेशन की, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है कि देखिए, आपकी जो किसी भी चीज की डिमांड होती है ना, वो इंक्रीज कर जाती है। तो मैं यहाँ पर पॉइंट्स लिख देता हूँ, यू एंड यू गाइस ऑल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। डिमांड ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट इंक्रीजेस। एक चीज की डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई डू नॉट इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू डिमांड। आपकी किसी भी चीज की डिमांड इंक्रीज हो चुकी है, लेकिन डिमांड ज्यादा होने की स्टिल वजह से आपकी जो सप्लाई है वो उतनी जल्दी इंक्रीज नहीं हो पा रही। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपकी एक चीज की डिमांड इंक्रीज हो चुकी है, लेकिन उस चीज की जो सप्लाई है वो इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई। तो क्या होगा? इट विल या इट कैन लीड टू शॉर्टेज of that shortage of that product, right? Therefore, price of that product increases. ठीक है, सिंपल सा मतलब है। डिमांड पुल का क्या मतलब है कि किसी भी चीज की डिमांड इंक्रीज हो जाना उस चीज की प्राइस को इंक्रीज कर सकता है। एक चीज की डिमांड इंक्रीज हुई, लेकिन उसकी सप्लाई इंक्रीज नहीं हुई, जिसकी वजह से वो चीज शॉर्टेज की तरफ जाने लगी। जब वो शॉर्टेज की तरफ जाने लगी, तो उस चीज की ऑटोमेटिकली प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गई। ये आप बिल्कुल इस तरीके से ले सकते हैं कि लेट्स से, अब जब यू नो सर्दियां आती हैं, तो सर्दियों में कि जो एग्स होते हैं उनकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो एग्स होते हैं, दे आर वेरी मच ईटन इन विंटर्स।
राइट। तो होता क्या है कि अब जब एग्स की प्राइस इंक्रीज, सॉरी, डिमांड इंक्रीज होती है, उनकी सप्लाई उतनी नहीं होती, तो ऑटोमेटिकली एग्स की प्राइस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जब गर्मियां आती हैं, उनकी डिमांड कम हो गई, तो ऑटोमेटिकली प्राइस भी उनकी कम जो है वो हो जाती है, क्योंकि उस वक्त सप्लाई फिर बहुत ज्यादा हो जाती है। राइट। सो दिस इज हाउ कि आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो वर्क करता है। राइट। तो सिंपल जो बात आपने याद रखनी है, इन अ क्रक्स, डिमांड इंक्रीज करेगी, सप्लाई उसके साथ मीट अप नहीं कर सकती, ऑटोमेटिकली एक चीज की प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। अब हम अगर इसमें सेकंड बात करें, दैट इज, जो हमारे पास सेकंड टाइप है, दैट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है कि आपकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। ठीक है। जब एक चीज को बनाने की कॉस्ट इंक्रीज होगी, तो ऑटोमेटिकली जो उसकी सेलिंग प्राइस होगी ऑफ दैट प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है। एक चीज की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, तो उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब वो इंक्रीज होगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। राइट। सप्लाई विल बी रिड्यूस्ड, क्योंकि देखो एक चीज को जब बनाने की कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा आ रही है, तो जो सप्लायर्स होंगे उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। जब एक चीज में प्रॉफिट मार्जिन आपको कम मिल रहा है, तो यू विल नेवर वांट टू प्रोड्यूस दैट दैट थिंग। राइट। तो जब आपकी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, सप्लाई रिड्यूस होने की वजह से आपकी जो शॉर्टेज है वो क्या हो जाएगी, शॉर्टेज अब इंक्रीज होने लग जाएगी। जब शॉर्टेज इंक्रीज होगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड जो है वो विल बी राइजिंग। ऐसा ही है। ठीक है। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है कि आपकी किसी भी चीज की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो आपकी क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। जब वो इंक्रीज करती है, तो उस चीज की सेलिंग प्राइस भी इंक्रीज कर जाती है। अब सेलिंग प्राइस क्यों इंक्रीज करेगी, एक तो उसका रीजन ये है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर गई। दूसरा रीजन ये है कि जो सप्लायर्स हैं उनके पास जो सेलिंग मार्जिन होता है, किसी भी प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो कम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली एवरी सप्लायर वांट्स टू मेक प्रॉफिट, सो वो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर देंगे। जब सेलिंग प्राइस इंक्रीज करेंगे, तो सप्लाई भी देखें आपकी कम हो जाएगी और डिमांड ऑटोमेटिकली राइज करने लग जाएगी। तो इस वजह से आपकी इन्फ्लेशन जो है वो, तो देयर आर टू रीजंस फॉर कॉजिंग एन इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है। अब इसके बाद हम एक और चीज की इसमें बात कर लेते हैं कि चलो ये तो हमने बात कर दी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होती है। हम इसमें जरा एक बात कर लेते हैं तीसरी चीज की, दैट इज एक्सपेक्टेशन गैप। एक्सपेक्टेशन गैप क्या होता है, वो कहते हैं कि देखें, कंज्यूमर का जो कंज्यूमर में भी चेंजेस इन इन्फ्लेशन ड्यू टू देयर एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मैंने अभी जो लाइन बोली वो लाइन ये है कि कंज्यूमर्स में कॉज चेंजेस इन इन्फ्लेशन ड्यू टू देयर एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर। फॉर इंस्टेंस, इफ यू नो कि आपको अगले महीने जो है यू आर गोइंग टू गेट अ बोनस, आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी, सो ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू बाय मोर गुड्स दिस टाइम, यू आर गोइंग टू स्पेंड मोर दिस टाइम। जब आप स्पेंड ज्यादा करोगे किसी भी चीज पर, उस चीज की प्राइस, उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। देन देखो, पॉइंट नंबर वन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो आपकी इंक्रीज होगी। तो याद रखिएगा, व्हेन कंज्यूमर expect to have increase in their income, right? They spend more, causing more demand and leading to demand pull inflation, right? अब फिर क्या होगा, when consumer expect to have a decrease in their income,
they spend less, causing decrease in demand, and this will lead to deflation and leading to deflation, राइट। तो होगा क्या कि एक्सपेक्टेशन गैप की वजह से भी आपकी इन्फ्लेशन वगैरह जो है वो आ सकती है। अब वो कैसे आएगी, तो याद रखिएगा वो ऐसे आएगी कि अगर उनको पता है कि उनकी वेजेस या उनकी सैलरीज जो है वो बढ़ जाएंगी फ्यूचर में, तो वो क्या करेंगे, वो ज्यादा चीजें खरीदेंगे, और ज्यादा चीजें खरीदने का मतलब है कि डिमांड किसी भी चीज की बढ़ जाएगी। सो दिस विल बी बेसिकली डिमांड पुल इन्फ्लेशन। लेकिन जो है, अब इफ दे नो कि उनकी अगर इनकम कम हो रही है इन फ्यूचर, सो वो क्या करेंगे, वो कम स्पेंड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप डिफ्लेशन की तरफ चले जाओगे। फिर इसके अलावा एक और बात इसमें याद रखिएगा, व्हेन कंज्यूमर विल एक्सपेक्ट दैट a price of a good will increase in future, अगर उनको पता है कि कल को जो चिकन है उसकी प्राइस ज्यादा हो जाएगी क्योंकि छोटी ईद आ रही है, ईद उल फितर आ रही है, एंड पीपल नो कि ईद उल फितर पे चिकन जो है उसकी प्राइसेस बहुत महंगी हो जाती हैं, तो वो अभी से ही जब ज्यादा चिकन खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली दोबारा से वो क्या क्रिएट करेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट करेंगे। सो व्हेन कंज्यूमर विल एक्सपेक्ट दैट द प्राइस ऑफ अ गुड विल इंक्रीज इन फ्यूचर, दे विल बाय more now and will cause demand pull inflation, राइट। सो आपका जो कंज्यूमर है, आपका जो कस्टमर है, उसकी एक्सपेक्टेशन, उसका जो एक्सपेक्टेशन है वो भी आपका इन्फ्लेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, अगर आपके कंज्यूमर की सैलरी बढ़ रही है, ही और शी इज गोइंग टू बाय मोर कॉजिंग डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिक्रीज हो रही है तो डिफ्लेशन हो जाएगा। इफ दे आर एक्सपेक्टिंग कि एक चीज की प्राइस ज्यादा हो जाएगी तो वो अभी ही उस चीज को ज्यादा खरीद लेंगे, एंड ऑटोमेटिकली वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन की तरफ जो है वो चले जाएंगे, राइट। एंड इफ दे आर नो इफ एंड इफ दे नो कि यार एक चीज की प्राइस इन फ्यूचर सस्ती हो जाएगी, तो वो अभी उस चीज को नहीं खरीदेंगे, उस चीज की डिमांड कम हो जाएगी, एंड ऑब्वियसली देयर विल बी अ टाइम जब वो चीज सस्ती हो जाएगी। सो दिस इज हाउ आप अपनी चीजों की जो डिमांड पुल है और जो कॉस्ट पुश कॉन्सेप्ट है, ये आपके इन्फ्लेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो इन सिंपल टर्म्स आपने ये याद रखना है कि इन्फ्लेशन होती क्या है और इन्फ्लेशन के कॉजेस क्या है। तो याद रखिएगा, इन्फ्लेशन के दो कॉजेस होते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। एंड एक जो तीसरा आपने याद रखना है, दैट इज एक्सपेक्टेशन गैप, या हम इसको एक्सपेक्टेशन इफेक्ट का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशन गैप और एक्सपेक्टेशन इफेक्ट का नाम भी हम इसको दे सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई। अब हम ये बात करते हैं, चलो इन्फ्लेशन भी समझ में आ गया, इन्फ्लेशन क्यों होती है ये भी समझ में आ गया। अब हम इसमें बात कर देते हैं कि जब एक दफा इन्फ्लेशन हो जाएगी तो हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इस इन्फ्लेशन के। तो दिस इज अ वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट एंड मोर ऑफ लाइक अ कॉमन सेंस कॉन्सेप्ट। तो याद रखिएगा, देखिए जब एक चीज की प्राइस बढ़ गई है, इन्फ्लेशन आपके पास हो चुकी है, तो आपके पास सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यू विल लूज परचेसिंग पावर। नाउ लॉस ऑफ परचेजिंग पावर का क्या मतलब है कि आप जो चीज $100 में, $100 में अगर आप 2 यूनिट्स खरीदते थे, इन्फ्लेशन की वजह से आप $200 में जो है वो क्या खरीदोगे, आप 2 यूनिट्स खरीदोगे। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपके पास जो पैसे हैं वो कम हो जाएंगे उतनी ही चीज खरीदने के लिए जो आप पहले खरीदते थे। तो लॉस ऑफ परचेजिंग पावर किसको अफेक्ट करती है, जो आपकी सैलरीड क्लास होती है, जो आपकी पेंशन क्लास होती है, इनकी जो लॉस ऑफ परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखिए एक सैलरीड क्लास बंदा था, उसकी सैलरी थी ₹50,000, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी इन दैट ₹50,000, एंड ही वॉज एबल टू सेव 10,000 एवरी मंथ,
राइट। बट ड्यू टू इन्फ्लेशन व्हाट हैपेंड कि जो खर्चा वो 40,000 में अपने घर को चलाता था, अब वो चला रहा है 45,000 पे, या लेट्स से पूरे 50,000 पे। तो ही इज नॉट सेविंग एनीथिंग एल्स। सो ऑटोमेटिकली आपकी एज अ कंज्यूमर जो परचेसिंग पावर है वो कम हो जाती है। जिधर आप कम पैसों में ज्यादा चीजें खरीद रहे थे, अब आप ज्यादा पैसों में कम चीज खरीद पाओगे। राइट। सो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन की वजह से आपकी जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। इस परचेजिंग पावर को हम एक कॉन्सेप्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। राइट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप सब लोगों को पता है, यू यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस थिंग ऑलरेडी इन एमए टू। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है कि आप आज जो चीज एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी से खरीद सकते हो, कल को आप वो ही चीज उतनी ही अमाउंट ऑफ मनी से खरीद नहीं सकते। आपकी जो मनी है वो पावर लूज कर देगी ओवर द टाइम पीरियड। क्यों? इकोनॉमी की वजह से या ड्यू टू इन्फ्लेशन की वजह से। राइट। सो दिस इज हाउ कि आपका जो लॉस ऑफ परचेजिंग पावर है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ कंपेयर किया जा सकता है। फिर लॉस ऑफ परचेजिंग पावर के बाद हम एक और चीज इसमें बात करते हैं, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का क्या मतलब है कि पुअर बिकम पुअरर एंड रिच बिकम रिचर। देखिए, जो गरीब इंसान होगा, महंगाई जब आएगी तो वो और गरीब हो जाएगा, क्योंकि जिधर वो पहले लेट्स से 10,000 में गुजारा कर सकता था, अब महंगाई की वजह से 10,000 में उसका गुजारा नहीं हो रहा, वो बेचारा और गरीब हो जाएगा। राइट। बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल ले लो कि अगर जब आपका पेट्रोल सस्ता होता है, पेट्रोल अमीर के लिए भी सस्ता होता है, पेट्रोल गरीब के लिए भी सस्ता होता है। राइट। बट जब पेट्रोल महंगा होता है तो अमीर के लिए भी महंगा होता है और गरीब के लिए भी महंगा होता है। तो जो बेचारा गरीब था वो जब 100 रुपए का पेट्रोल डलवाता था, राइट, अब वही पेट्रोल वो 150 या 200 रुपए का डलवाएगा, तो बेचारे पे ज्यादा बर्डन क्रिएट हो जाएगा, तो पुअर जो है वो पुअर हो जाएगा। लेकिन महंगा पेट्रोल होने की वजह से, तो जिस जिन जिन लोगों के पेट्रोल स्टेशन हैं या जिन 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 लोगों की जो है इस तरीके के बिजनेसेस हैं, दे आर गोइंग टू गेट मोर मनी। नो डाउट उस पर टैक्सेस ज्यादा लगेंगे, बट ऑटोमेटिकली दे विल गेट मोर प्रॉफिट। राइट। सो दे विल गेट मोर रिच। सो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी आपका कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्फ्लेशन है। फिर तीसरा आपने याद रखना है कि इसका क्या अफेक्ट होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट्स पर। फॉरेन एक्सचेंज रेट्स की अगर हम बात करें, तो याद रखिएगा, जब इन्फ्लेशन का रेट ज्यादा होता है तो आपकी जो कंट्री की करेंसी है वो फॉल कर जाएगी अगेंस्ट अदर करेंसीज। सो दिस विल बेसिकली मेक योर imports more expensive, but it will also make your export less expensive and therefore become more competitive. Right. So foreign exchange currencies में आपकी जो imports हैं will be expensive. Why? Because आपकी करेंसी गिर रही है। Right. And your exports will be cheap. So automatically आपका जो net trade होगा will become negative. राइट। आप सस्ती चीजें बेच रहे हो पर महंगी चीजें इंपोर्ट कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली योर जो नेट ट्रेड है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो मैंने आपको जीडीपी के भी लेक्चर में बताया था। राइट। एंड दिस विल ऑब्वियसली कॉज द ड्राउनिंग और द डिटेरिएटिंग ऑफ योर कंट्रीज इकोनॉमी। राइट। सो दीज आर हाउ कि आपकी जो इन्फ्लेशन है वो इस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस आपके कंट्री में क्रिएट कर सकती है। गॉट इट। इसी तरीके से हम, अब इन्फ्लेशन की तो हमने बात कर दी, लेकिन अगर आपकी जो है किसी भी कंट्री में डीफ्लेशन, अगर किसी भी कंट्री में डीफ्लेशन हो रही है, तो आप इन्हीं कॉन्सिक्वेंसेस को अगर आप ऑपोजिट कर दें, तो दैट विल बी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर डीफ्लेशन। ठीक है। देखें, मैंने आपको क्या बोला था कि लॉस ऑफ परचेजिंग पावर कहाँ होगा, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इन्फ्लेशन में। तो गेन ऑफ परचेजिंग पावर जो है आपका क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन की एग्जांपल हो जाएगी। कि जिधर आप 50,000 में खर्चा कर रहे थे, अब चीजें सस्ती हो गई हैं, सो यू आर ओनली स्पेंडिंग 30,000 रुपीज पर मंथ, जिसकी वजह से आप 20,000 अब सेव कर रहे हो।
तो गेन ऑफ परचेसिंग पावर होगा, राइट। एंड गेन ऑफ परचेसिंग पावर जो है दैट मीन्स कि इवन जो सैलरीड क्लास थे उनकी फिक्स सैलरीज में भी नाउ दे कैन सेव मोर, राइट। उसके बाद जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की अगर बात करें, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में जो पुअर है, अब ही इज नॉट बिकमिंग मोर पुअरर बट ही इज नाउ स्टेबलाइजिंग, एंड रिच इज नॉट बिकमिंग मोर रिच बट रिच इज बीइंग केप्ट एज इन द रिच कैटेगरी। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में जो गरीब आदमी है अब वो बहुत ज्यादा गरीब नहीं हो रहा, बट ही इज नाउ फॉलिंग बैक टू द पुअर लेवल, नॉट पुअरर लेवल। एंड इसी तरीके से जो रिच होगा ही इज नॉट गेटिंग रिचर बट ही इज समहाउ इट बिटवीन द रिच एंड रिचर कैटेगरी, ठीक है। फिर इसके अलावा से जो अगर आपके फॉरेन एक्सचेंज की मैं बात करूं, फॉरेन रेट्स की, तो देखें फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में क्या होगा, आपकी जो करेंसी है वो राइज करेगी। जब करेंसी राइज होगी तो आपकी इंपोर्ट्स विल फॉल, ठीक है, आपकी एक्सपोर्ट्स विल राइज। मैं प्राइस की बात करूँ, ओके, एक्सपोर्ट्स विल राइज, सो नेट ट्रेड आपका पॉजिटिव होगा। जब आपका नेट ट्रेड पॉजिटिव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी कंट्री की इकोनॉमी क्या होगी, आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो हमने बात कर ली अच्छी बातों की, ठीक है। कि जब कहीं डिफ्लेशन हो रही है तो अच्छा, मतलब चीजें सस्ती हो रही हैं तो लोग चीजें इजीली खरीद लेंगे, आप गरीब आदमी पे ज्यादा बर्डन नहीं आएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा जब बहुत टाइम तक डिफ्लेशन हो जाती है, ठीक है, जब आपकी प्रोलॉन्ग्ड डिफ्लेशन हो जाती है, बहुत टाइम तक चीजें जो है वो सस्ती हो जाती हैं, जब बहुत ज्यादा टाइम तक आपकी इकोनॉमी जो है वो इंक्रीज डिक्रीज उसमें नहीं आता है, इकोनॉमी एक तरीके से अनडिस्टर्ब चल रही होती है, तो आपकी याद रखिएगा अनएम्प्लॉयमेंट राइज कर जाती है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट राइज क्यों करेगी, कि जब लोग देखेंगे कि दे कैन इजीली अफोर्ड थिंग्स एट लोअर सैलरीज, दे कैन अफोर्ड थिंग्स इवन एट वर्किंग लेस, तो ऑटोमेटिकली लोग अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जो है वो चले जाएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड कि इफ देयर इज अ डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सो what will happen, there will be a reduction in the workforce। इसी तरीके से आपकी डिमांड फॉल कर जाएगी। नाउ व्हाई डिमांड विल फॉल, सो एज अनएम्प्लॉयमेंट विल राइज, देयर the people will not be having much income, and automatically आपकी डिमांड किसी भी चीज की जो है वो फॉल कर जाएगी, एंड डिमांड विल फॉल, सो दिस विल रिजल्ट इन इकोनॉमी फॉल, आपकी जो इकोनॉमी है वो भी फॉल कर जाएगी, ठीक है। तो देखिए एक प्रोलॉन्ग इन्फ्लेशन भी अच्छी नहीं है, प्रोलॉन्ग डिफ्लेशन भी अच्छी नहीं। The crux of this debate or this explanation was inflation अगर होती है तो एक टाइम तक मेंटेन है, या वो बहुत सडन इंक्रीज नहीं आना चाहिए आपकी इन्फ्लेशन पे, टाइम के साथ साथ ग्रेजुअल इंक्रीज आए तो इट विल बी अ काइंड ऑफ स्टेबलिज्म। इसी तरीके से डिफ्लेशन भी बहुत अरसे तक जो है वो नहीं रह सकती, क्योंकि ऑटोमेटिकली इट विल डिटेरिएट द कंट्रीज इकोनॉमी एज वेल। तो बहुत ज्यादा डिफ्लेशन भी अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन भी अच्छी नहीं है, somehow in between the midpoint, it is something that can keep the economy at least going, right? So this was all about inflation and deflation, and how your inflation and deflation can affect your country's economy, and you guys can now relate it कि देखें अगर एक कंट्री में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ रही है तो दिस मीन्स कि आपका बिजनेस अनस्टेबल हो जाएगा। बहुत अरसे तक डिफ्लेशन चल रही है तो आपके बिजनेस को अपनी कॉस्ट रिड्यूस करनी पड़ेगी, वर्कफोर्स को निकालना पड़ेगा, अपनी चीजें सस्ती करनी पड़ेगी, और वो इतनी सस्ती हो जाएंगी कि यू विल नॉट बी एबल टू कवर अप योर फिक्स्ड कॉस्ट। जब आप फिक्स्ड कॉस्ट कवर नहीं कर पाओगे तो दिस ऑटोमेटिकली इज गोइंग टू मेक योर बिजनेस अ लॉस, right? So this was all in terms of your inflation. So it is very much important कि at macroeconomic level आपकी inflation या deflation को control होना चाहिए। In the next lecture, we will be working ahead of this. So until then, take care, guys, and have a good day. Bye.